नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। देश में इस वक्त अगर किसी चीज की चर्चा है तो वो है एग्जिट पोल। जी, चुनाव के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जब एग्जिट पोल आएंगे तो उसके बाद चर्चाएं तेज हो जाएंगी। सियासी हलकों में जो सियासत है वो भी गरमाने लगेगी। जो सियासतदान है उनके किसी के चेहरे पर खुशी होगी तो किसी के चेहरे पर कुछ चिंताएं भी नजर आएंगी। हालांकि एग्जिट पोल केवल दिशा दिखाते हैं। अलग अलग एग्जिट पोलों में साफ तौर पर यह दिखाया गया है, साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि जो वर्तमान मोदी सरकार है, जो कि एनडीए है, बीजेपी और उनके सहयोगी दल, आने वाले समय में 23 तारीख को उनके पक्ष में परिणाम आते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से इस तरह की तस्वीर बनती नजर आ रही है, इस तरह का खाका नजर आ रहा है। और करीब अधिकतर एग्जिट पोल्स में 300 के आसपास या 300 के पार ये आंकड़े दिखाए गए हैं। ये कितने सच होंगे, कितने गलत साबित होंगे, कहां आंकड़े फिट बैठेंगे, ये तो 23 तारीख को ही पता चल पाएगा जब परिणाम सामने आएंगे, जब काउंटिंग होगी। लेकिन एग्जिट पोल अपने आप में कहीं ना कहीं एक इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि फिर से मोदी सरकार का गठन होने वाला है और प्रधानमंत्री के रूप में फिर से मोदी पीएम होंगे। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कहां कमजोरी कांग्रेस की रही है कि जिस तरह से जो एग्जिट पोल की दिशा, जो परिणाम सामने है, किस तरह का भाजपा का कैंपेन किस तरह का रहा। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर चर्चा की जाएगी और कई चीजें रिजल्ट आने के बाद निश्चित तौर पर सियासत में तब्दीलियां भी आएंगी। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और इसके बाद जिस तरह से एग्जिट पोल नतीजे दिख रहे हैं, एग्जिट पोल्स में एनडीए की बम्पर जीत का अनुमान लगाया गया है। वहीं यूपीए को कुछ फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। महागठबंधन को लेकर भी एग्जिट पोल्स के नतीजे निराशाजनक ही हैं। हालांकि यूपी में भाजपा को महागठबंधन ने ही नुकसान पहुंचाया है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या हमेशा एग्जिट पोल सही रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई चुनाव हुए हैं जबकि एग्जिट पोल पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। इनमें लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक शामिल है। 1998 से 2014 के बीच कम से कम 4 एग्जिट पोल के नतीजे सटीक नहीं थे। 1998 में एग्जिट पोल में आम चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें दी गई, लेकिन दूसरी पार्टियों को नकारा गया। इन चुनावों में एनडीए को 252 सीटों से जीत मिली थी। यूपीए 166 और अन्य 199 पर सिमट गए थे। 1999 में आम चुनाव में एग्जिट पोल के आंकड़े सबसे गलत साबित हुए। सभी एग्जिट पोल एनडीए की अप्रत्याशित जीत का अनुमान लगा रहे थे। एनडीए को 300 प्लस सीटें ही दी गई थी। इस चुनाव में एनडीए 292 में सिमट गई थी। कुछ एग्जिट पोल ने अन्य पार्टियों को 39 सीटें ही दी थी, लेकिन असल में इन्हें 113 सीटें मिली थी। 2004 के एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए। कांग्रेस की जीत ने सभी एजेंसियों के आंकड़े गलत बता दिए। 2004 में कुछ एग्जिट पोल ने तो भाजपा को 290 सीटें तक दी थी। 2009 के आम चुनाव में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए। 2009 में जीत का फासला 50 सीटों से भी अधिक चला गया। 2009 में किसी भी एग्जिट पोल ने इस तरह से दोबारा यूपीए 2 की जीत का अनुमान नहीं लगाया था। 2009 में यूपीए को आखिर 262 सीटों से जीत मिली थी। एग्जिट पोल के सबसे ज्यादा सटीक नतीजे 2014 आम चुनाव में भी देखने को मिले। 2014 में चाणक्य एग्जिट पोल के नतीजे सबसे सटीक साबित हुए। 2014 में सभी एग्जिट पोल ने एनडीए की जीत ही बताई थी। 2014 में भाजपा को 282 और एनडीए को 336 सीट मिली थी। बिहार विधानसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल फेल साबित हुए। एग्जिट पोल के फेल होने का सबसे ताजा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के आम चुनाव में देखा गया। वहां के एग्जिट पोल्स में विपक्षी लेबर पार्टी को पूरी तरह से बहुमत मिलता दिखाया गया था, जबकि नतीजे पूरी तरह उलटे हो गए। सत्तासीन लिबरल पार्टी को दोबारा से बहुमत मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल हमेशा सही साबित हुए हैं। इस बार का जो एग्जिट पोल है वो निश्चित तौर पर एनडीए को भारी बहुमत के साथ दिखा रहा है। आंकड़े ये साबित कर रहे हैं, आंकड़े जो एग्जिट पोल के हिसाब से दिखाए गए हैं कि एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। लेकिन उससे पहले के अगर इतिहास पर जिस तरह से इस रिपोर्ट में भी हमने दिखाया कि 1998 की अगर हम बात करें, 1999 की अगर हम बात करें, 2009 की बात करते हैं, तो एग्जिट पोल गलत साबित हुए।
वहां पर भी कई जगह एनडीए को दिखाया गया, लेकिन उसके बावजूद यूपीए ने सरकार बनाई। 2014 के जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो काफी सटीक थे और उसी हिसाब से एनडीए सरकार, बीजेपी और जो उसके सहयोगी दल थे सरकार में आए। कुल मिला के एग्जिट पोल को लेकर अब कई कयास और कई चर्चाएं लगाई जा रही हैं और इस तरह की भी चर्चा है कि क्या इस एग्जिट पोल के बाद किस तरह के जोड़ तोड़ के गणित, जैसे कि महागठबंधन में के जो नेता हैं वो आपस में मुलाकात कर रहे हैं, वो आपस में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। मायावती से, बसपा सुप्रीमो मायावती से अखिलेश यादव ने मुलाकात की, तो चंद्रबाबू नायडू ने जो अन्य गठबंधन के नेता हैं उनसे मुलाकात की। एक नजर मैं इस पर भी डालना चाहूंगा कि जो प्रमुख एग्जिट पोल, जो सर्वे एजेंसियां हैं, जो न्यूज मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर जिन्होंने सर्वे किए हैं, उनके जो आंकड़े हैं वो किस तरह से हैं। अगर हम बात करूं न्यूज नेशन की, तो न्यूज नेशन ने एनडीए को 282 से 290 सीट और यूपीए को 118 से 126 सीट, अन्य दलों को करीब 130 से 138 सीटें इस सर्वे के द्वारा अनुमानित की गई हैं। टाइम्स नाउ वीएमआर सर्वेक्षण ने एनडीए को 304 सीट, यूपीए को 132 और अन्य को 104 सीट मिलने का अनुमान जताया है। वहीं एबीपी नीलसन के मुताबिक एनडीए को 267 सीटें, यूपीए को 127 और अन्य को 148 सीट मिलने की संभावना जताई गई। न्यूज 24 चाणक्य सर्वेक्षण में एनडीए को 340 सीट, यूपीए को 70 सीट और अन्य को 133 सीट का अनुमान जताया गया है। वहीं इंडिया टुडे एक्सिस ने एनडीए को 339 से 365 सीटों का अनुमान जताया है, साथ ही यूपीए को 77 से 108 और अन्य को 65 से 95 सीटों का। ये करीब एक मोटा मोटा आंकड़ा है। ये वो एजेंसियां हैं जो कि जिनको जाना जाता है, जिनकी क्रेडिबिलिटी मानी जाती है आंकड़ों के उसमें और एग्जिट पोल के। लेकिन अब कितने सही साबित होंगे, कितने गलत साबित होंगे, तो 23 तारीख को पता चल पाएगा। लेकिन अब इस चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से शील दाबाई जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस से मेरे साथ देवेंद्र चौधरी हैं और वरिष्ठ पत्रकार ओमेंद्र दादिश साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल साहब हैं। सबसे पहले मैं ओमेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा, ये जो एग्जिट पोल आप सामने देख रहे हैं 300 से पार का आंकड़ा दिखाया है, मुझे एक क्या आप मान के चलते हैं इस एग्जिट पोल के हिसाब से? देखिए, हमेशा एग्जिट पोल सही हो नहीं हो ये बात अलग है, ये दिशा है कि आने वाले समय में 23 तारीख को किस तरह के रिजल्ट्स आने वाले हैं, किस तरह के परिणाम संभावना उनकी जताई जा रही है। फेरबदल हो सकता है, उलट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस तरह की दिशा आप देख रहे हैं? सुधांशु जी, एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पे प्रश्न नहीं लगाया जा सकता जी, क्योंकि अटकलों का बाजार है। अटकलें सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। गेहूं की बोरी में से हम कुछ नमूने लेके देखते हैं, उसी से हम अंदाज लगाते हैं कि इस बोरी में माल कैसा है। वही स्थिति इन एग्जिट पोल की है जी। 8 प्रमुख एजेंसियों ने ये सर्वे किया है जी। इसलिए लगता है कि 8 में से यदि मानिए एक भी एजेंसी बताती कि यूपीए की सरकार बनने वाली है, तो इस पे प्रश्न लग सकता था। सभी एजेंसियां एक सा मत देना ये अपने आप में एक विश्वसनीयता को बढ़ाता है। खैर, जो भी होगा, नतीजा 23 मई को आएगा। इससे पहले कुछ लोगों की धड़कनें तेज होगी, कुछ की कम होगी, कुछ हो चुकी हैं धड़कनें तेज और कम, कुछ में उत्साह होगा। लेकिन इन सब बातों से यदि हम देखें तो सभी जितने 8 एजेंसियां इनके सर्वे का यदि औसत निकाले तो एनडीए का जाता है 280 से प्लस। औसत की बात कर रहा हूं, तो 280 से प्लस का यदि औसत जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मान सकता हूं। जैसे कि अभी आपने दिखाया कि एग्जिट पोल कभी गलत भी हुए, कभी सही भी हुए, लेकिन जिस समय के आपने आंकड़े दिखाए उस समय इतने साधन संसाधन नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए उस समय आकलन में कोई कमी हो सकती है। आज जितने साधन संसाधन है, जितना सीधा सीधा संवाद किया जा सकता है, उसको देखते हुए मानता हूं कि इनकी विश्वसनीयता पर मैं प्रश्न नहीं लगा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को प्लस में बताया है, लेकिन कुछ भी ये बताया है कि 25 से कुछ 1-2 सीटें कांग्रेस की आ सकती है 25 में से। यदि ऐसा है तो भी राजस्थान में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कुछ समय बाद ही हम स्थानीय निकाय के चुनाव के दौर में भी गुजरने वाला है। मैं आपने एक बात कही राजस्थान की, जो आपने परिपेक्ष में, मैं उस विषय पर भी आऊंगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं जो आप कहना चाहते हैं, जैसे आपने कहा भी कि दिशा एक तरह का खाका दिखाया उन्होंने, एक तरह का एक प्रेडिक्शन किया एग्जिट पोल के माध्यम से, और ये प्रेडिक्शन ये दिखा रहा है कि भाई 23 तारीख को जो परिणाम आने हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एनडीए जो है फिर से सरकार का गठन
कर लेगा ये। मैं दोबारा से, राजस्थान का मुद्दा बहुत अहम है, बिल्कुल इस मुद्दे पर भी मैं आऊंगा। धर्मवीर जी, जैसे आपने एक कहा कि भाई कहीं ना आगे जो 23 तारीख को परिणाम है, कहीं इससे अपेक्षित आते हुए लग रहे हैं। ये जरूर हो सकता है कि 300 प्लस दिखाई जा रही है, उससे कम हो, लेकिन जो भाजपा है वो सरकार बनाती हुई दिख रही है। भाजपा और उसके सहयोगी दल सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक तरह इसको झुटलाया नहीं जा सकता, इस बात को नकारा नहीं जा सकता सिरे से। आप मुझे ये बताइए कि ये कहां आप देख रहे हैं कि देखिए कई चीजें, ये जो यूपी में जो महागठबंधन बनाया गया, जिस पे लग रहा था कि भाई सबसे ज्यादा नुकसान यूपी से होगा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो इलाके हैं, जब जब एग्जिट पोल को आप तो उसको विभाजित करके देखते हैं अलग अलग स्टेट्स का, तो ये भी सामने आता है कि पश्चिम बंगाल से ग्रोथ हो रही है, ओडिशा से ग्रोथ हो रही है, जहां से बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका थी भाजपा को कि साहब कुछ हो सकता है नुकसान। पहले लग रहा था शुरू में कि राजस्थान भी नुकसान देगा, मध्य प्रदेश भी नुकसान देगा, छत्तीसगढ़ भी नुकसान देगा, नुकसान दे रहे हैं वो 2014। लेकिन तो क्या ये स्थितियां, आखिर ये किस महागठबंधन का एक तरह से उतना सीट नहीं लाना किस और इशारा करते हैं, किस राजनीति की तरफ इशारा किया जा रहा है? देखिए, इस एग्जिट पोल से 3-4 बातें प्रमुख रूप से निकाली जा सकती है। एक तो जितने भी महागठबंधन के लोग थे, इनको प्री पोल अलायंस किया जाना चाहिए था, लेकिन इनका विचार ये रहा कि हम प्री पोल जहां हो संभव होगा वहां किया इन्होंने, बाकी पूरे देश में ये अलायंस नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा जो एग्जिट पोल के माध्यम से हमें दिखाई पड़ रहा है जी। दूसरी बात यह है कि एक राजस्थान में एक वर्जना टूटी है। वर्जना ये टूटी है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती थी, आमतौर पर अपन 2-3-4 चुनाव को देख सकते हैं, उसमें रूलिंग पार्टी के ही अधिकांश एमपी जीता करते थे जी। लेकिन यदि इस बार ये वर्जना टूटी है, जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, 6 में से अधिकांश लोगों ने कहा है कि कांग्रेस को 0 से 2 या 3 सीटें मिलेंगी। तो ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि 3 महीने में आखिर हम क्यों नहीं मतदाताओं तक पहुंच पाए। मतदाताओं तक हम पहुंचे दिसंबर के महीने में, तो उन्होंने सत्ता सौंपी। अब ऐसा क्या रहा कि मतदाताओं ने उनको खारिज करते हुए बीजेपी को वोट दिया है, जो एग्जिट पोल के अनुसार। वो कितना सत्य होगा ये तो हमें 23 को पता लगेगा। तो ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई, क्योंकि जो वर्जना कई सालों से, कई दशकों से बनी थी, वो इस चुनाव में टूट जाएगी। तीसरी बात मैं कहूंगा कि जो महागठबंधन का स्वरूप बनना चाहिए था, वो उसको कांग्रेस बनाने में विफल साबित हुई। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, जिसको कहा जाता है कि दिल्ली का जो गलियारा है प्राइम मिनिस्टर का, वो उत्तर प्रदेश होकर गुजरता है। तो दिल्ली में उत्तर प्रदेश में गठबंधन होता, उसमें बसपा, सपा, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते, तो निश्चित रूप से सुखद परिणाम होते। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा है, तीनों दलों ने एक साथ चुनाव लड़ा है, हमारे तक जो रिपोर्टें आ रही थी चुनाव से पूर्व तक, तो उनको कहा जा रहा था कि महागठबंधन मजबूत स्थिति में है। लेकिन जो परिणाम आया है, परिणाम से पहले जो सर्वे की जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, उसमें एक एबीपी को छोड़कर बाकी तमाम सर्वे एजेंसी ने कहा है कि महागठबंधन मजबूत स्थिति में नहीं है जितना होना चाहिए था। ठीक ऐसी स्थिति बिहार में है, वहां भी महागठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा गया, लेकिन वहां कुछ रिपोर्ट्स ऐसी है कि एनडीए को नुकसान होगा। लेकिन जो हम कल्पना कर रहे थे, जो राजनीति विज्ञानी चिंतन कर रहे थे कि बहुत बड़ा नुकसान एनडीए को बिहार में होगा, वो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम बंगाल की बात करें, बंगाल में 42 सीट्स है, तो उसमें पिछली बार करीब 36 सीटें ममता बनर्जी के पास थी, लेकिन इस बार लग रहा है कहीं ना कहीं वो लूज कर रही हैं, और यही स्थिति हमें उड़ीसा में नजर आती है। और इस पूरे चुनाव संघर्ष जो हुआ है, यदि इसको हम पूरे एक शब्द में कहें, तो इसमें एक सुखद स्थिति कांग्रेस के लिए मैं कह सकता हूं कि पिछले चुनाव में 2014 में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई थी, और कांग्रेस का नेतृत्व सोनिया गांधी ने किया था। अब परिदृश्य में यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़ रही है। यदि कांग्रेस 100 सीटों तक आती है, 80 सीटों तक आती है, तो मैं कहूंगा कांग्रेस ने निश्चित रूप से कामयाबी हासिल की है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। डेमोक्रेसी तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक उसमें मजबूत विपक्ष नहीं होगा। और जो एक राजनीतिक लोग कहते थे कि राहुल कितने पॉलिटिकल मैच्योर हैं, यदि वो 100 सीट लाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी मैच्योरिटी पर लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाने की बजाय लोगों ने उसको तस्दीक किया है, उसको लोगों ने रेखांकित किया है कि राहुल भविष्य के नेता बन सकते हैं। नहीं, आपने कहा कि अगर वो 100 सीट लाते हैं, और अगर या 100 से भी ज्यादा, कई जगह 100 से ज्यादा का अनुमान है,
अधिकतर कांग्रेस के साथ में 100 से ज्यादा लाते हैं, तो गेन किया है कांग्रेस ने। यानी कि जो राहुल गांधी जिस उद्देश्य के साथ निकले थे वो तो सरकार बनाने का उद्देश्य था उनका, लेकिन पार्टी ने, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी जो इतने कम अंकों पे आ गई थी, इतने कम सीटों पे सिमट गई थी, उसने गेन किया। ठीक है, मैं देवेंद्र जी, एक बहुत ये जो इस परिणाम आप देख रहे हैं, अभी तो ये माना जा रहा है, कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि ठीक है अभी तो सामने आएंगे रिजल्ट जब पता लगेंगे, और जो एक अंडर करंट की बात थी कि मोदी को लेकर एक अंडर करंट है और एक ये जो लहर दिख रही है मोदी लहर, अब 2014 की तरह ये मान सकते हैं कि मोदी 2014 की तरह मोदी लहर की जो बात थी नहीं थी, लेकिन जब एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं उसे लगता है कि क्या फिर ये चुनाव सांसद चुनने का नहीं लग रहा था, ये चुनाव लग रहा था स्थानीय मुद्दों से ऊपर हट के चुनाव लड़ा गया, स्थानीय मुद्दों की तो बात ही नहीं की गई और लोगों ने उसको हाथों हाथ यानी कि ले भी लिया। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या इस बात को बताने में, इस बात को जनता के बीच पहुंचाने में, इस एग्जिट पोल को देख के मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या विफल हो गई है कि वो इस बात को भरोसा नहीं जता पाई कि आप जिस राष्ट्रवाद की बात ये कर रहे हैं वो राष्ट्रवाद आखिर में केवल सतही राष्ट्रवाद है, वो असल में राष्ट्र की बात नहीं करता है? बिल्कुल सुधांशु जी, आपने जो यहाँ पर बात उठाई है, 2-3 बातें, पहले तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं कि कहाँ क्या हुआ होगा। आप राजस्थान की बात कीजिए, हम लोग जब अलग अलग मीडिया हाउसेज में, मैंने खुद ने जब बात की है, तो कोई मीडिया हाउस की रिपोर्ट के हिसाब से किन्हीं 5 सीटों पे बहुत कड़ी टक्कर है, वहीं दूसरा कहता है कि उन 5 सीटों पे बहुत कड़ी टक्कर है। जब राजस्थान का ही, मैं तो एक ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अंदर 25 में से सबने कॉमनली 15 सीटों के ऊपर कड़ी टक्कर बताई है। 15 सीटें, जबकि राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि यहाँ पर हम लोग गेन करेंगे, काफी उम्मीदों वाला उनके इंटरनल एजेंडे में, ये बहुत बड़ा स्टेट है जो नॉर्थ रीजन है, इसके अंदर गुजरात, एमपी और ये, जब हम मान के चल रहे हैं, जब 70% सीटों पर राजस्थान के अंदर कड़ी टक्कर अपन लोग मान रहे हैं, कड़ी टक्कर मतलब 15-20 हजार वोट के आसपास की हार जीत दिख रही है। आपको भी पता है उन सीट कौन कौन सीटों के ऊपर कड़ी टक्कर मानी जा रही है। उसके बाद इसकी विश्वसनीयता के ऊपर तो आज बात करना मतलब एक तरह से मुफीद है ही नहीं कि हम लोग इस बारे में बात की जाए कि एग्जिट पोल्स। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल पर बात क्यों नहीं की जाएगी देवेंद्र जी? मैं आपको वही बता रहा हूँ, की जाएगी, क्योंकि अगर एग्जिट पोल, अगर सपोज करिए आप ये कांग्रेस के फेवर में होता तो निश्चित तौर पर बात करते आप। बात यहाँ पर यह है कि एग्जिट, ये अभी निश्चिंत नहीं, ये ऐसा डिसाइड नहीं हो गया कि ये वोट यही होने वाला है, लेकिन ये एक संभावना जता दी गई है एग्जिट पोल के द्वारा। और एग्जिट पोल एक 2014 में जब हम देखते हैं तो कैसा सटीक एग्जिट पोल था सबको पता है, तो एक संभावना पे बात तो की जाएगी कि क्या कांग्रेस विफल रही है उस बात को, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा और जो मुद्दे आप बीजेपी उठा के चल रही थी, आप राफेल का मुद्दा आपके पास था, गरीबों का मुद्दा था, कांग्रेस किसान का मुद्दा आपके पास था, तो क्या इन मुद्दों को अभी इस चुनाव में 2019 के चुनाव में आगे किस तरह से राहुल गांधी मैच्योर और बेहतर एक प्रेजेंट कर पाएंगे, वो तो है ही, ये दिखने भी लगा है, लेकिन क्या इस बार विपक्ष को पर ये पूछा नहीं जाए कि आप विफल रहे हैं? आपको नहीं लगता? देखिए, बड़ा सीधा सा आपका सवाल हो गया कि क्या ये सच्चाई होगी तो क्या कहोगे देवेंद्र जी आप? ये जो एग्जिट पोल्स हैं सच्चाई हो गई तो कहीं ना कहीं, अभी धर्म जी ने कहा, ये बात कही कि एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि हम लोग अब तक कांग्रेस पार्टी यही मान के चल रही थी कि जो सोच समझ देश के मुद्दों की, देश की स्थिति की कांग्रेस पार्टी अपने अंदर और अपनी अलायंस की पार्टियों के साथ समझती है। ये उम्मीद की जाती है कि हिंदुस्तान पूरा इस बात को समझे कि किन मुद्दों, कौन से मुद्दे बेहद जरूरी हैं। आप वोट करें तो कम से कम उस मुद्दे के ऊपर वोट करें। ये लड़ाई जारी थी, जारी रहेगी, और 200% मैं कह सकता हूं, हो सकता है कि रिजल्ट आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक बार की एग्जिट पोल्स के हिसाब से एनडीए गवर्नमेंट बना लेती है, तो इसके लिए तो मैं आपको पूर्णतः आज आश्वस्त करता हूं कि हमारा वोट परसेंट बहुत बढ़िया जाएगा। आप कह सकते हो कि एक बराबर की टक्कर यहाँ दोनों पार्टियों ने दी है और भविष्य कांग्रेस पार्टी का सुनहरा होगा। उस स्थिति में भी मैं एक बार के लिए आपका काल्पनिक प्रश्न ले लेता हूं। उस परिस्थिति में मैं कह रहा हूं आपको कि मुद्दे कांग्रेस ने उठाए थे, ये बहुत जल्द वापस से महसूस हो जाएगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, 4-6 महीने लगेंगे। आपका जो भी बीजेपी कैंपेनिंग थी उसकी फंडिंग पार्टी थी। जिस दिन मैं शील दादा जी के पास जा रहा हूँ। शील जी से मैंने सबसे लास्ट में इसलिए सवाल किया है क्योंकि शील जी और उनकी पार्टी के लोग तो एक अभी बिल्कुल जो सर्वे आए हैं उससे एकदम खुश दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल ही चेहरे पे चमक ही बदल गई है। तो मैंने सबसे लास्ट में आपके पास ही इसलिए आया हूं मैं, ये जो एग्जिट पोल के अभी देखिए क्या परिणाम होंगे, असल जो जनता का जो जनादेश है वो 23 तारीख को पता लगेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये चुनाव जो है केवल राष्ट्रवाद की, क्योंकि इसमें स्थानीय मुद्दे, जनता के मुद्दे, किसी मुद्दे की बात नहीं की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने हर सभा में केवल खुद के नाम पर वोट मांगे, उन्होंने ना तो स्थानीय
जनप्रतिनिधियों का नाम लिया, वहां चुनाव लड़ रहे लोगों का नाम लिया। तो क्या ये अब जनता ने यही मान के वोट दिया है आपकी पार्टी को कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एक वोट दोबारा से उनको मौका दिया है? क्योंकि ये भी एक सुगबुगाहट रहती थी कि ये 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने 2014 से 19, अगर एक बार 5 साल और इनको मौका दिया जाए। देखिए, ये इन्होंने सही कहा कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। लेकिन जिस तरह के जो सर्वे एजेंसियों के आए और इसके अलावा भी हमारा हम जो विश्वास करते हैं कि ये सच्चाई हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है, उसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन है कि हमारे पास कुशल नेतृत्व, दूसरा मजबूत बूथ और तीसरा 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की फौज, जिन्होंने एक चीज आप भूल रही हैं लेकिन, बेहतर कैंपेनिंग। बीजेपी इज मास्टर इन बेहतर कैंपेनिंग और जबरदस्त पैसे का फ्लो इस चुनाव में। पॉलिटिकल सर्विस फैक्टर से है, फर्स्ट नंबर पे रही है स्पेंडिंग में। चलिए ये तो एक कहना चाहिए तो पार्ट ऑफ, लेकिन है ये भी जो आपने बात कही, जो आपने बात कही वो है, असलियत है। हाँ जी बताइए। तो जो ये बातों पर से हमें पूरा विश्वास था और सबसे बड़ी बात थी कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो छवि विश्व में बनी, एक ऐसे डिसीजन मेकिंग नेता के रूप में, एक ऐसे नेता के रूप में जो राष्ट्रवाद को समझता है, एक ऐसे नेता के रूप में जो सबको साथ सबका विकास लेकर चलता है, एक ऐसा नेता जो गरीबों की सोचता है, एक ऐसा नेता जो लोगों को आवास के व्यवस्था करता है, शौचालयों की व्यवस्था करता है, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करता है और रोजगार की बात करता है। मैं आगे और डिटेल में सबको बताऊंगी। तो ये सारी बातें ऐसी थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये थी कि एनडीए जिस तरह से एकजुट था, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड हमारे पास था, विपक्ष में एक क्वेश्चन मार्क था कि आप जो महागठबंधन कर रहे हो उसका नेता कौन। लोगों के पास एक स्पष्ट नहीं था। लोगों को हमने जो अपील की, जो आप जिसको राष्ट्रवाद कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, हमने चुनाव राष्ट्रवाद और विकास के लिए लड़ा हमने। और जनता ने जो सबसे बड़ी जो बात थी जो जनता को हिट की कि मोदी है तो मुमकिन है। लोगों को ये माइंड में इतना हिट हुआ, उनको विश्वास था कि जो मोदी कहते हैं वो करेंगे। तो वो चाहते थे कि एक बार फिर मोदी जी को मौका दिया जाए कि जो 5 साल में जो करके दिखाया है, जो कहा है, जो करके दिखाया है, उसको विश्वास करते हुए। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अभी आपके चैनल्स पर ही बात हो रही थी कि ईटीवी की बात थी, शायद पत्रकार बता रहे थे, लोगों से बात की कि भाई राष्ट्रवादी मुद्दा क्यों है। उन्होंने कहा कि आप रोजगार की बात नहीं कर रहे और क्यों नहीं बात कर रहे। तो वो छोटे से छोटे जो कहना चाहिए 18-20 या यंग जो वोटर्स थे, उनका जवाब था रोजगार तो मिल जाएगा, राष्ट्र सुरक्षा पहले है। तो ये मुद्दा लोगों को प्रायोरिटी में लिया और उसी का परिणाम जो आप देख रहे हैं जो आने वाले 23 तारीख को आएगा। ओमेंद्र जी, जो बात देखिए, एक बहुत ही अहम सवाल इसमें होता है कि बात ये की जा रही है कि क्या राष्ट्रवाद के नाम पर इतने वोट पड़ गए। मुझे नहीं लगता है एक बार कि अगर केवल राष्ट्रवाद की बात, कुछ ऐसा नहीं है कि केवल यंग वोटर्स के दम पे तो ये जो एनडीए का जो जिस तरह का बहुमत मिल रहा है या बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, ये यंग वोटर्स के वोट्स पे मिल रहा है या केवल राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, क्या ऐसा और भी मुद्दे इसके साथ लगे और इसको जिसके कारण बीजेपी को जो अभी जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं इस एग्जिट पोल के हिसाब से ये स्थितियां पहुंची हैं? सुधांशु जी, केवल एक विषय नहीं हो सकता केवल हम कहें कि राष्ट्रवाद की वजह से ही मोदी जी की सरकार वापस आएगी। तो ये एक चीज हो सकती है, एक सहयोगी बात है। राष्ट्रवाद का मुद्दा एक सहयोगी बिंदु हो सकता है। हाँ। लेकिन अन्य विषय भी है जी। सबसे बड़ा विषय तो यह है कि मोदी जी के सामने कोई ऐसा नेतृत्व सामने नहीं आया जिसको देश की जनता स्वीकार कर सके कि ये मोदी जी का विकल्प बन सकता है। जी, मुख्य बात ये बहुत अहम बिंदु है। ये सवाल ये जनता का भी है, जनता का भी। किसी चाहे महागठबंधन हो चाहे यूपीए हो, किसी ने ये नहीं कहा कि यदि मोदी जी हटते हैं तो अमुक व्यक्ति हमारा नेता है, इनको हम पीएम बनाएंगे। जैसा कि लोकतंत्र में बोला जाता है कि चुने जाएंगे, सांसद चुनेंगे, वो चुनेंगे, ये अलग बात है। लेकिन जनता ये मानती है कि उनके सामने कौन विकल्प है, किसे हम पीएम के रूप में देखें, ऐसा ये कोई चेहरा सामने नहीं ला पाए। इसके अलावा महागठबंधन की स्थिति ऐसी थी, वो आपस में उनमें वैचारिक मतभेद है। कब तक माना जाएगा कि अखिलेश जी, ये ममता दीदी जो भी है एक साथ रह पाएंगे, माया जी एक साथ रह पाएंगे। यानी कुल मिला के भाजपा विरोधी मत फैले ही दिखे। जी, मुख्य बात यह भी है कि पिछली बार जहां जहां बीजेपी को लाभ हुआ, अब के माना जा सकता है कुछ राज्यों में नुकसान हो सकता है, लेकिन नई जगह खाते खुलने की संभावनाएं बनी है।
इससे लगता है कि मैं एक बात कह सकता हूं बहुत धड़ल्ले के साथ में और निष्पक्ष होकर, क्योंकि मैं कह सकता हूं पहले भारतीय जनता पार्टी को हिंदी भाषी क्षेत्रों की पार्टी माना जाता था जी, लेकिन 2 चुनाव ने यह दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप राष्ट्रव्यापी होने लगा है, कांग्रेस का स्वरूप कुछ संकुचित होने लगा है। क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में, उन क्षेत्रीय दलों में भी उनके कई विकल्प सामने आ गए हैं। कई क्षेत्रीय दलों ने जो जिस प्रकार की बातें की अपना वजूद बढ़ाने के लिए, कमल हसन जैसे व्यक्ति ने जो बातें कही, वो भले ही अपनी उत्सुकता में उन्होंने अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ कहा हो, लेकिन ये सब मोदी जी के लिए लाभदायक हुए। जितनी भी गालियां निकाली गई मोदी जी के लिए फूल बन के बरसे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई सपोर्टर हूं, मैं विरोधी हूं, लेकिन गालियां तो भाजपा की तरफ से भी निकाली गई, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से निकाली गई। देखिए 2019 का चुनाव तो बिल्कुल अलग ही परिदृश्य में आ गया। ये तो इतिहास में दर्ज किया जाएगा पन्नों में, जब किताब लिखी जाएगी कि 2019 का चुनाव में आखिर हुआ क्या था। सुधांशु जी, ये चुनाव मुद्दा विहीन चुनाव है, जैसा मैंने पहले भी कहा है। इस चुनाव में केवल एक ही बात थी, मोदी लाओ और मोदी हटाओ, यानी मोदी लाने वालों की संख्या एक साइड में होगी और मोदी हटाने वालों की संख्या एक साइड में होगी। अब इसमें क्या है कि मोदी हटाने वालों में कोई चेहरा सामने नहीं आया कि इनके हटने के बाद में क्या विकल्प होगा, यानी जनता के सामने विकल्प का अभाव था और उस विकल्प के अभाव में जनता असमंजस की स्थिति में रही। यही नतीजे बताते हैं जो एग्जिट पोल आए, इसका एक मुख्य कारण ये भी है। जैसा मैं कह सकता हूं क्षेत्रीय दलों की बात, चंद्रबाबू नायडू एक चेहरा बन के आने की कोशिश में है, लेकिन वो भी ये देखते हैं कि वो यदि मानिए कल को उनको यदि आवश्यकता होती है, और जैसा कि पहले एनडीए के गठबंधन के सहयोगी बने हैं, यूपीए के कई घटक ऐसे हैं जो आवश्यकता पड़ने पे एनडीए के साथ जा सकते हैं। कई क्षेत्रीय दल ऐसे जो आवश्यकता पड़ने पे अपने स्टेट लेंगे, और जबकि इन चुनाव में आपने खास बात देखी होगी। चलिए मैं इस मुद्दे पे आऊंगा आपके पास अभी, और देवेंद्र जी कुछ बात करना चाहते हैं। मैं ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं एग्जिट पोल के जिस तरह के जो आंकड़े सामने आए हैं। एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं, एनडीए को जिस बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, उसके बाद से भारत की सियासत में काफी चीजें एकदम अचानक होने लगी हैं और महागठबंधन जो किया गया, जो मोदी जो एनडीए के बीजेपी के जो खिलाफ जो महागठबंधन जो किया गया था सामने चुनाव लड़ने को, उसमें भी काफी हलचल दिखाई देने लगी। अचानक मुलाकातों के दौर बढ़ गए हैं, चर्चाओं के दौर तेज हो गए हैं। अब असल नतीजे 23 तारीख को आने हैं। 23 तारीख को ही पता लगेगा कि आखिर जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, जो एग्जिट पोल के जो एक संभावित नतीजे हैं, वो कितने सही साबित होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक दिशा जरूर दे रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं 23 तारीख में, वो किस तरफ क्या इशारा करते हैं और सरकार गठन किस पार्टी का होने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक देवेंद्र जी, में आपसे एक सवाल मेरा यह है कि मैंने आपसे पूछा था कि कांग्रेस को सोचना चाहिए, कांग्रेस को कहीं ना कहीं मंथन करना चाहिए। मैं एक राजस्थान की आपसे एक बात करता हूं। देखिए अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, धर्मवीर जी ने भी मेरे पिछले सवाल में इस बात कही थी कि सरकार कांग्रेस की, तो ये जब भाजपा की सरकार थी तो भाजपा को लोकसभा में भाजपा को ज्यादा सीट मिली। आज कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो एग्जिट पोल के परिणाम दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि कहीं 2-3 सीटों या ज्यादा से ज्यादा 4 सीटें आप लोगों को मिलती दिखाई दे रही हैं। तो ये एक वाकई में अगर ऐसा इस तरह के परिणाम साबित होते हैं, इसी तरह के परिणाम आते हैं 23 तारीख को, तो ये एक सोचनीय, ये एक गंभीर बात है वर्तमान सरकार के हिसाब से। कांग्रेस की एक सरकार, मशीनरी कांग्रेस की, और उसके बावजूद ऐसा हो जाए तो ये एक ऐसा विषय है जिसको कांग्रेस को गंभीरता से आत्मचिंतन करना होगा। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इस साल के जवाब में मैं कोट करना चाहूंगा दादी साहब को भी और धर्मवीर जी को भी। उन्होंने कहा कि आज का दौर वो दौर नहीं है जबकि आप सिर्फ सरकार के बलबूते फील्ड में जाकर चुनाव जीतना है। आज का युवा हर मुद्दे के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं मैं कि जो हुआ है ना, वो स्पष्ट तौर पे आप भी कह रहे हो कि छद्म राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पूरे युवाओं की जो ध्यान है वो इस तरह से खींचा गया कि 4.25 साल से पहले का समय, जैसे वो एक तरह से वो मेमोरी डिलीट कर दी गई है। ये इलेक्शन हो चुका है, लेकिन इस इलेक्शन से जो हम लेके आगे बढ़ेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये प्रश्न युवा पूछना भूल गए इस इलेक्शन की पूरी कैंपेनिंग में तो आप जानते हो कि सबसे बड़ा बजट लेके भारतीय जनता पार्टी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से भी ज्यादा इनका बजट था। तो उसमें अब वो बजट कहां फूका गया है कि 4.25 साल जो है, जो हुआ नहीं हुआ उसको तो आप करिए डिलीट।
आजकल के दौर में डिलीट मारना कहते हैं उसको, तो मेमोरी से डिलीट करवाइए और पूरा ध्यान इनको राष्ट्र के, चलिए मान लीजिए आप सियासी जीत भी मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की पुलवामा अटैक के बाद में, लेकिन क्या 4.5 साल वो भी सेना के शौर्य के बल पर इनको मिली है, उसमें इनका कोई सियासी जीत में इनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। 4.5 साल के कार्यक्रमों को क्या अपन भूल सकते हैं? उठाया तो मुद्दा ही, मैं ये मान सकता हूँ। अभी एक और बात आई थी कि साहब जनता की आवाज थी, आप बताइए मोदी है तो मुमकिन है, सबसे पहले किसके मुंह से सुना अपन ने? टोंक के अंदर मोदी जी फरवरी के माह में आए थे और उन्होंने खुद के मुंह से कहा, और शायद उस भाषण में उन्होंने उसको एक लॉन्च किया 10 से 15 बार, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है जी। तो ये चीजें हमने देखी कि ये कोई युवाओं द्वारा लाया हुआ मुद्दा बिल्कुल नहीं था, युवा तो वहीं पर ही। मेरा सीधा सा सवाल है, देखिए मैं अभी हम जितने भी चाहे जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, आज हम यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, सभी लोग संभावित आंकड़ों के ऊपर सवाल कर रहे हैं। सभी लोग 23 तारीख का इंतजार सबको है, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो परिणाम 23 तारीख को आएगा वो ही सत्य होगा, वो ही सार्वभौमिक होगा कि ये परिणाम है और इसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन चूंकि एग्जिट पोल जब से चर्चा में आए हैं, जब से हिंदुस्तान की राजनीति में एग्जिट पोल आए, दूरदर्शन ने सबसे पहले CSDS के साथ मिलकर एग्जिट पोल किया था, तो कहीं ना कहीं अब एग्जिट जैसे तकनीक भी कई तरीके की इस्तेमाल होने लगी। मेरा सवाल सीधा सीधा यह है कि 25 में से अगर 2 या 3 सीटें ये सत्य हो जाता है, ये ही सत्य सामने आता है और ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की सरकार, मैं मशीनरी की बात नहीं कर रहा, तो कांग्रेस के जो जो यहाँ नेतृत्व है उन पर सवाल, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना लाजमी है, उन पर प्रश्न उठेगा। आज मैं बात कर रहा हूं, कल आपके ही दल में उठने लगेगा। देखिए दल में नहीं, हाँ मैं एक बात जरूर मान सकता हूं कि जो कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी या यूपीए, हम लोग कह लें कि यूपीए क्या 272 के जादुई आंकड़े को छू पाएगा क्या? तो इस मामले में हम लोग भी मानते हैं कि कांग्रेस का जो रोल है वो हमारे भारतवासी और बड़ा देखते हैं। जो रोल आज है उससे बड़ा 200% ये हम लोग इस चुनाव से लेंगे और कोशिश पूरी हमारी ये रहेगी कि आगे इससे जो रोल हमने अभी तक निभाया है विपक्ष के साथ साथ, ऐसा रोल हम आगे निभाएं जिससे कि खुद यूपीए घटक दलों के अलावा भी कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मेजोरिटी की तरफ आगे। लेकिन आपने एक बात कही कि वोट प्रतिशत जो आप बात कह रहे थे कि जितनी सीटें आती हैं 100 या 120 तक आप पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर इसको उपलब्धि हम मानते हैं कि राहुल गांधी ने मैदान में उतरे और मैदान में उतरने के बाद उन्होंने मेहनत करने का ही परिणाम है कि आप जहां तक भी पहुंचेंगे। और वोट प्रतिशत ये भी एक फैक्टर होगा। धर्मवीर जी, जिस तरह से वोट प्रतिशत की बात है, जब वोट प्रतिशत सामने, जब पूरा एक ये इस तरह के आंकड़े सामने होंगे कि किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत शेयर हुआ, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जब हम राजस्थान चुनाव की हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, तो उसमें भाजपा का भी यही कहना होता है कि बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत का अंतर नहीं है, जीते जरूर है कांग्रेस। तो ये एक संकेत ये होगा कि आज जरूर एनडीए को अगर बहुमत मिलता है, लेकिन वोट प्रतिशत कितना इफेक्टिव होगा, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, हम 2014 की बात करें तो उस समय भाजपा को 31% वोट मिले थे। यदि उनको गणित के रूप में देखा जाए तो 69% उनके वोट विपक्ष में थे। अब कांग्रेस पार्टी को उन 69 वोट जो बिखरे हुए थे उनको एक साथ लाने का प्रयास करना चाहिए था। जो बीजेपी थी, उन्होंने जो उनका कुनबा था एनडीए, उसको निरंतर मजबूत करने का प्रयास किया, जबकि कांग्रेस उसको मजबूत नहीं कर पाई। हम देखते हैं कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनसे टीडीपी छटक गया, चंद्रबाबू नायडू नाराज होकर निकल गए, शिवसेना ने भी नाराजगी का खम ठोक दिया और बहुत जबरदस्त डिफरेंसेस पैदा हो गए। इसके अलावा बिहार से उपेंद्र कुशवाहा आते थे, उनकी पार्टी ने उनसे नाता तोड़ लिया। इसके अलावा एक अनुप्रिया पटेल है जो उत्तर प्रदेश से आती है, उनका भी जो संबंध था वो तकसीम होने वाला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई से कही है, या उनका योजना से कही है, रणनीति से कही है, या समय की धारा को समझते हुए उन्होंने शिवसेना के साथ वापस अपना मैत्री जो टूटने के कगार पर थी उसको जोड़ने का प्रयास किया। टीडीपी हालांकि उनसे निकल गई, उनको उन्होंने डोरे डालने का प्रयास किया, लेकिन डोरे डले नहीं। लेकिन जो राजशेखर रेड्डी है, उनसे उन्होंने नाता बना लिया। हालांकि वो आज स्वतंत्र हैं, लेकिन निरंतर रूप से उनमें आपस में तालमेल है। इसी प्रकार अब ये तो रहा बीजेपी का। अब यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इस चुनाव में बड़े भाई की भूमिका मुझे लगता है निभाई नहीं। यदि बड़े भाई या छोटे भाई की भूमिका निभाते तो उत्तर प्रदेश में एक मजबूत स्थिति बन सकती थी, लेकिन वहां वो विफल साबित हुए। बिहार में उन्होंने किया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पाए जिसकी हम परिकल्पना कर सकते थे।
इसी प्रकार हम दिल्ली का देखते हैं, आम आदमी पार्टी से उनकी बातचीत चल रही थी, उनकी अन्य दलों से बातचीत चल रही थी, लेकिन वो पटरी पे नहीं आया। एक मेरा इसी से जुड़ा आपसे एक सवाल है। आपने देखिए बीजेपी का जब नाराज थे, जो उसके साथी नाराज थे, तो उन्होंने उसको मनाने के लिए पूरे प्रयत्न किए। आपको ध्यान होगा शिवसेना प्रमुख से मिलने अमित शाह पहुंचते हैं और उनसे बात करने के बाद देखिए नतीजे सामने होते हैं किस तरह के हैं। क्या ये कांग्रेस में जो आला नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस की सोनिया गांधी हो, जिनको कांग्रेस में जिनको माना जाता है कि भाई वो अगर बात करेंगी, वो अगर किसी से, तो ये जो चीज अभी आपने जो सोनिया गांधी कुछ समय पहले अभी हाल ही में तो दूसरे नेताओं से चर्चाओं की जो पूरी बात थी कि चर्चा करने की बात आ रही है कि वो उनको कमान सौंप रहे हैं, तो ये क्या पहले शुरू कर देना चाहिए था? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि एक प्री पोल अलायंस होता है, एक पोस्ट पोल अलायंस होता है। कांग्रेस ने विचार किया कि हम प्री पोल में विफल साबित हुए तो पोस्ट पोल अलायंस कर लेंगे। तो उसमें मुझे लगता है कि जो आपके एग्जिट पोल बता रहा है, हालांकि एग्जैक्ट पोल नहीं है, इसके अनुसार वो विफल साबित हुए हैं। मैं आपको 96 में ले चलूंगा। 96 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, अटल जी की सरकार बनी थी, 13 दिन वो सरकार चली थी। लेकिन उस समय जितने भी कांग्रेस बीजेपी के विरोधी दल थे वो एक साथ हो गए, उन्होंने पास्ट पोल अलायंस बनाया, मतदान हुआ, मतदान में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हारी और देवेगौड़ा जो उस समय कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। वो हुआ पोस्ट पोल अलायंस के रूप में। ठीक, कांग्रेस ने विचार किया कहीं ना कहीं अभी हमारा नहीं बैठ रहा तो पोस्ट पोल अलायंस करेंगे, लेकिन यदि ये प्री पोल अलायंस करते और ठीक प्रकार से चुनाव लड़ा जाता तो आंकड़ों के अनुसार जो अब तक जो सामने आया ऐसी बुरी स्थिति नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने चुनाव उतने सलीके से, तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नहीं लड़ा जिस प्रकार बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि बीजेपी ने बड़ा पैसा लगाया है। भाई चुनाव में, हालांकि ये सही है कि आज चुनाव पूरी तरह पैसे के आधार पर लड़ा जा रहा है, तो आपके पास पूरे संसाधन थे। यदि कोई व्यक्ति पैसा खर्च करता है, यदि कोई पार्टी खर्च करती है, उसकी आप शिकायत कीजिए। हालांकि उस पर भी आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग के ट्रस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को जितनी एक्टिवनेसता दिखानी चाहिए थी, जितनी क्रियाशीलता उनको दिखानी चाहिए थी, वो क्रियाशीलता धरातल पर नजर नहीं आई। शील जी, आप देखिए, आंकड़े, मैं अब आंकड़ों पे बात नहीं करूंगा, राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रमुख रहा आपके इस पूरे कैंपेन में। मोदी जब भी जनसभा में गए उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की और विकास भी एक मुद्दा जो कहते रहे। और दूसरी चीज, उन चुनाव आयोग ने भी कुछ चीजों पर लेकर चुनाव आयोग को भी घेरे में रखा गया कि जिस तरह से कैंपेन किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, भाजपा द्वारा, वो कहीं ना कहीं इस बात आचार संहिता के अनुकूल नहीं है, ये सब बातें। लेकिन अब इसलिए गौर जब जीत होती है किसी पार्टी की तो शायद मुझे लगता है कि वो उनको साइड में रख दिया जाता है, बात जीत की या इस तरह के संकेतों की जाती है। तो क्या अब भाजपा जो भी जिस भी आंकड़े के साथ सरकार बनाएगी, जो भी आंकड़ा आएगा वो सब 23 तारीख को साफ हो पाएगा। क्या भाजपा अब सोचेगी इस विषय में कि कहीं ना कहीं जो 2014 का और 2019 तक का कार्यकाल है वो कार्यकाल नहीं दोहराया जाए, 2019 से आपको एक नया अगर मौका मिल रहा है तो वो बेहतर हो? नहीं, आप ये जो नहीं मैं इस मायने में कह रहा हूं 2014 का नहीं दोहराया जाए। नहीं मैं इस मायने में कह रहा हूं हर कार्यकाल, आप मुझे एक बार 2014 से 2019, क्या 2019 से 2024 के कार्यकाल में क्या फिर डिमोनेटाइजेशन का निर्णय ले सकेंगे मोदी? नहीं लेंगे ना। नहीं, देखिए कि 2014 में हमने जो कुछ किया उससे आगे ही बढ़ेंगे, आगे की सोची होगी 2024 तक। मेरा मतलब था गलतियों से। गलती हम तो नहीं मानते कि हमने कोई गलती की है। यही तो अच्छा। फिर भी एक बार जो भी कुछ भी हुआ एनालिसिस जरूर कहेंगे। अच्छा, जहां तक आप वेव की बात करें कि 2014 में बहुत वेव थी, अब वेव नहीं है, लेकिन आप ये भी देखिए कि जहां पर हम बिल्कुल कहीं हमारा अस्तित्व नहीं था वहां तक हम जाकर के पहुंचे हैं। पश्चिमी बंगाल में मग दीदी का जिस तरह से व्यवहार था, इस बार भी जो उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया, इतनी मार काट के बावजूद भी जैसा पोल बता रहे हैं 20-25 सीटें जो बता रहे हैं, हमारे बहुत बड़ी उपलब्धि है। उड़ीसा की बात कर लीजिए, वहां पर भी हमारी उपलब्धि है। उड़ीसा में भी गेन कर रहे हैं, कर्नाटक में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहां भी आप गेन कर रहे हैं। 2006 में हम 2014 में 8 थे, अब 19 में आते आते हम 16 स्टेज में आ गए। तो नेचुरली ये तो हमारी उपलब्धि है, उपलब्धियों में गिनी जाएगी। और जब अब नया जो टेन्योर शुरू होगा तो निश्चित तौर पर उससे बहुत बहुत आगे का
जो हमें देखने को मिलेगा सबको। आपने उपलब्धियों की बात की, मेरा सवाल ये था, देखिए 2014 में जब मोदी लहर, तो निश्चित तौर पर मैं इस बात को खारिज करता हूं कि मोदी लहर 2014 में मोदी लहर थी, वो 2019 में नहीं बची। अगर मोदी लहर होती तो आप जो 71 सीट या जो लाए थे आप 2014 में यूपी में, उसको आप 80 सीटों पर तब्दील कर लेते। इस बार नहीं कर पा रहे ना, कहीं जगह आप लूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं, तो किसी कारण से कर रहे होंगे लूज। तो सरकार बन रही है, आपकी जो संकेत दिखा रहे हैं सरकार बनते हुए, सरकार बन रही है, आंकड़े हैं ये जो भी, लेकिन कहीं ना कहीं लूज तो किया ना आपने वो चीजें। नहीं देखिए, अगर ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमें लगता है कि हमने कहीं लूज किया तो उस पर चिंतन करेंगे और सुधार करके हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक मुझे लगता है जो मजे हुए राजनीतिज्ञ होते हैं वो इनका बेहतर जवाब जितने वो यही होता है कि आने वाले जो गलतियां हैं उन पर चिंतन किया जाएगा और कैसे ना की जाए और आगे क्या सुधार किया जाए, इस पे विचार विमर्श हो और आगे पार्टी उसी तरह से कार्य करे। उमेंद्र जी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पश्चिम बंगाल में सीट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ओडिशा का एक अलग हिसाब दिखाई दे रहा है पूरा सीटों का, और पश्चिम बंगाल में उस कंडीशन में जब पूरे 7 चरण में हिंसा हुई, पूरे 7 चरण में क्लेश रहा, वहां पर 7 आपस में कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए, और कर्नाटक जहां पर और कांग्रेस और उनकी सरकार है, देवेगौड़ा की पार्टी, जेडीएस की। तो इस परिस्थिति को आप किस तरह देख रहे हैं कि आखिर क्या, मुझे इसमें साउथ से भी जोड़ते हुए बात कर रहा हूं मैं आपसे, और जो साउथ के इलाके हैं जहां पे जो बीजेपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ रही है डीएमके के साथ मिलकर। सुधांशु जी, सबसे पहले तो हम मोदी जी के कार्यकाल की बात करना चाहेंगे। यदि मैं ये कहूं कि 2014 उनको सीखने का एक मौका था जी, अब काम करने का मौका है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी संसद नहीं देखी, वो यदि सांसद बनके पीएम बनता है तो उसका ट्रेनिंग पॉइंट था वो। अब है वर्किंग पॉइंट। तो शील जी से जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे कि उनके उपलब्धियां, अब जो काम होगा उपलब्धियों में गिना जाएगा, अभी तक का अभ्यास का काम था। तो अभ्यास के लिए थोड़ी दिया था जनता ने, मैं राजनीतिक भाषा के हिसाब से कह रहा हूं कि जनता ने, ये तो भाजपा जनता ने उनको इसीलिए वापस कहा है कि एक मौका हम आपको देते हैं। अभ्यास की वजह से, अभ्यास को देख के ही जनता ने उनको ये मौका दिया है। देखिए, जैसा भी आपने पूछा, कांग्रेस शासित 6 राज्यों में की 107 सीटें हैं, उनमें भाजपा को 71 सीटें मिलती हुई दिख रही है इस ट्रेनिंग पर। यानी ये माना जा सकता है कि जहां जहां कांग्रेस के शासन है वहां लोगों ने भाजपा को एक स्वीकार किया है। ये और इसके अलावा 2014 में 8% वोटिंग बढ़ा, उसकी वजह से बीजेपी को 166 सीटों का लाभ मिला। अब की भी वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो मैं मानता हूं कि कुछ न कुछ इनको लाभ मिलना संभव है। पश्चिम बंगाल, ये जहां इनके पास बूथ लेवल पे बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं होते थे, कैंडिडेट ही नहीं होते थे, जी ऐसी स्थिति में अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद केरल में भी इनका खाता खुल सकता है। तमिलनाडु में पहली बार इनकी स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। बिल्कुल। उड़ीसा में सबसे बढ़िया बहुत अच्छी बात यह है कि बीजेडी की वो न इनके साथ आया न उनके साथ गया, तटस्थ रहा। उन्होंने कहा कि जो उनके स्टेट के विकास की बात करेगा हम उनके साथ में चलेंगे। यानी बीजेडी के जो है वो पहले भी एनडीए के साथ में रह चुके हैं, इसलिए संभावना ये बनती है कि वो एनडीए के साथ पुनः आए। जी, लेकिन बीजेपी तो खुद ही वहां गेन कर रही है, अकेले खुद के दम पर ही। लेकिन राजनीति में किसी के लिए गेट बंद नहीं किए जाते, कोई आना चाहे तो संख्या बढ़ाई जाती है। हम अपना यदि मानिए शील जी की पार्टी कुंभा बढ़ाती है तो अच्छी बात है ना, कुंभा बढ़ाना एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए इस चुनाव में कि जहां जहां ये लगता है कि लोगों को कांग्रेस का एक विकल्प कहीं पे नजर आया, तो कोई क्षेत्रीय दल नहीं आए या अन्य कोई पार्टी नहीं आई, उन्होंने बीजेपी को स्वीकार करने की कोशिश की है। यानी हम ये मानते हैं कि पूरे यदि इस चुनाव में कांग्रेस यदि सभी सीटों पे अपने दम पे चुनाव लड़ती तो मैं कह सकता हूं कि चुनाव में कांग्रेस को बहुत अधिक लाभ मिलता। उन्होंने जो बेसाखियां पकड़ने की कोशिश की ये इनके लिए नुकसानदायक हो गए। यानी ये कहा था कि गेहूं के साथ चने के साथ वो वाली स्थिति हो गई। आप ये देखिए कि राजनीति में नए लोगों को साथ में लेके चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको साथ में लेके चलना चाहिए जिनकी विश्वसनीयता में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता हो। आज महागठबंधन है या अन्य दल हैं, उनकी विश्वसनीयता में प्रश्न लगाया जा सकता है। अब ये देखिए केरल में जैसे यदि बीजेपी का वोटर परसेंटेज बढ़ता है तो इनके लिए एक लाभदायक स्थिति है। जैसे भी मेरे मित्र देवेंद्र जी ने कहा कि इनका वोटर परसेंटेज बढ़ेगा। देखिए हर चुनाव में जब कोई दल की सीटें बढ़ती है तो वोटर परसेंटेज बढ़ना स्वाभाविक है, बढ़ता है।
और क्योंकि जब जनता को विकल्प नहीं लगेगा, कोई थर्ड पेज भी आया तो वोटर परसेंटेज तो बढ़ेगा ही। और निश्चित रूप से कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका वोटर परसेंटेज जैसी बढ़ने की यदि बातें कह कि इसी में संतुष्टि हो कि हमारा वोटर परसेंटेज बढ़ गया, तो मैं इसको एक संतुष्टि नहीं मानता हूं। हमें यह होना चाहिए कि जब हम सत्ता पाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो सत्ता पाने की कोशिश होनी चाहिए, हमें वोटर परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए एक बात यह सबसे बड़ी बात यह कि बहुत पहले जब अटल जी की सरकार बनी, उससे पहले भाजपा के लोग भी इसी संतोष में होते थे कि अमुक जगह हमारा वोटर परसेंटेज बढ़ गया और बहुत खुश रहते थे। लेकिन वोटर परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ उन्होंने उसको सीटों में बदलने की कोशिश की। आपको ध्यान होगा अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द, उन्होंने संसद में कहा था कि नरमुंड गिने जाते हैं, संसद में वोटर परसेंटेज नहीं गिना जाता है, वहां संख्या गिनी जाती है कि प्रतिपक्ष में कितना। हाँ, लेकिन इस बार एक बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस को मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा अवश्य मिल जाएगा। ये उनके लिए वोटर परसेंटेज बढ़ाने वाली बात है कि वो इतनी सीटें लाने में कामयाब होंगे नेता प्रतिपक्ष के लिए, प्रतिपक्ष के तौर पर वहां पर विपक्ष के तौर पर। जैसा कि नियम नहीं है, एक ये परंपरा है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष प्रतिपक्ष से हो, ये परंपरा कई दफा भाजपा ने भी अपनाई है, कांग्रेस ने भी अपनाई है उपाध्यक्ष में। मुझे लगता है यदि इनका वोटर परसेंटेज या इनकी सीटें बढ़ती है तो ये आगे की डिमांड इनकी होगी कि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी इनका बनाया जाए। क्योंकि देखिए ये सब जैसे जैसे चीजें जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद संख्या बल सामने आ जाएगा दोनों पार्टियों का। देवेंद्र, देखिए ये सवाल बार बार जब ये उठेगा, जब ये सवाल पूछा जाएगा, राहुल गांधी भी जब सामने होंगे, जो भी मैं अभी केवल ये संभावित आंकड़ों से बातें की जा रही हैं, अभी परिणाम सामने नहीं आए हैं, अभी परिणाम हो सकता है इसके विपरीत आ जाए, उस वक्त तो ये चर्चाएं बेबुनियादी साबित होने लगे। लेकिन जब इतने सारे एग्जिट पोल जो एक आंकड़े इस तरह के दर्शाते हैं तो एक मोटा मोटा अनुमान, एक मजबूत अनुमान लगाने लगता है कि भाई आने वाले समय में किस पार्टी की सरकार। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, कांग्रेस के जो नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं, जान भी फूकने की कोशिश करी है। लेकिन जब जैसे मैंने इनसे भी पूछा था धर्मवीर जी से कि जब कांग्रेस के नेतृत्व वाले राज्यों में बहुत ज्यादा लॉस बीजेपी नहीं ले रही है, तो ये बस ये कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस को अब आने वाले समय में कुछ बदलाव करने होंगे, कुछ नेतृत्व को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, या कांग्रेस एक तरह से जो क्षेत्रीय दल थे जिनसे वो और अच्छे से गठबंधन करके बात कर सकती थी, और उस चुनाव से पहले प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस की जो बात कही थी कि कुछ उनको साठगांठ करके अपने साथ में लेके इस चुनावी अभियान में चल सकती थी, बेहतर कर सकती थी, वो शायद कहीं ना कहीं चूक होती नजर आई। आपको लगता है आपको ऐसा हुआ है? देखिए पूरा हम लोग कह सकते हैं इतने एक्सपीरियंस लीडर्स कांग्रेस के पास है जिन्होंने इतने चुनाव अब तक आयोजित हुए, उनके अंदर सबके अंदर बहुत सक्रिय रूप से भूमिका निभाई है। और खास करके आप सब लोगों को, हम सब लोगों को पता है कि 2004 में जब कांग्रेस ने बनाई थी तो वो भी एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूं कि राजनीतिक और सियासी जीत भी कांग्रेस पार्टी की थी। हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्य प्रणाली है, कार्य करने की शैली है, वो बहुत पुरानी, क्योंकि पार्टी इतने टाइम से काम कर रही है कि उसको एकदम पूरी तरह से बदलना, मैं कहता हूं बहुत ज्यादा मुश्किल है। कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को भी मान रहे थे, सभी लोग मान रहे थे कि जब एक, जैसे अभी दादी साहब ने कहा, पहले बार 2014 में मिल गया मौका, लेकिन साहब एक बार बताइए कि एक व्यक्ति को उसकी राजनीति में सीट्स पे वो प्रधानमंत्री बन जाता है, पहुंच जाता है, उसके बाद हम पूरी दुनिया ये उससे एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद करती है कि सिर्फ और सिर्फ उसका काम बोले, उसके आगे जाके वो राजनीति में कहीं ना कहीं थोड़ा असक्रिय हो जाए, सियासी चाले चलना कम करे, उससे ऊपर की कोई पोस्ट है नहीं। तो फिर इतनी तलब की उम्मीद कोई कर नहीं रहा था कि इन किन प्रकार सत्ता में कैसे भी आया जाए, हम लोग कहां पर किस स्टेट में जाके घुस जाए, वहां कौन सा एजेंडा क्या डाल दे क्या नहीं डाल दे। हो सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इतनी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना वायलेंट ये इस हद तक ले जाएंगे। अब आप जब आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, अभी हाल के जो अभी घटनाक्रम बदला एग्जिट पोल के बाद, उस पर आप ये तो राजनीतिक दल केवल और केवल सत्ता पाने के लिए लड़ते हैं, सत्ता पाने के लिए चुनावी मैदान में होते हैं। और आप मध्य प्रदेश से खबरें आ रही है उनको जान लीजिए क्या खबरें आ रही हैं, और हो सकता है वो आने वाले समय में आपके ही 2-3 और राज्यों से भी आने लगे। तो ये वायलेंट होकर लड़े हैं, ये अब आपकी दक्षता तो वहां साबित होगी अगर आप उस चीज को होने से बचा लें, उस चीज को होने ही ना दें। मध्य प्रदेश से जो खबरें आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है, और कुछ भी अब क्या होगा आने वाले 23 तारीख के बाद ये तो वक्त बताएगा। तो ये चीजें मुझे लगता है देवेंद्र कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पे मंथन करना होगा कांग्रेस को कि अब हम कैसे जनता के दिमाग में वापस अपनी पुरानी जो छवि है, कांग्रेस बड़ी पार्टी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, निश्चित तौर पर बड़ी पार्टी है, कुछ एक आपने बहुत लंबे समय तक शासन किया है, लेकिन एक मंथन भी होता है, किसी पर आपको करना पड़ता है कि
हम जनता से अपना प्रभाव आखिर अभी कम हुआ तो क्यों हुआ? अगर हम जगा नहीं पाए वो चीज, हम वो जादू पैदा नहीं कर पाए जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया अकेले खुद के वो नाम पर वोट मांग के, तो क्यों नहीं कर पाए? और राहुल गांधी हैं, उनका भी निश्चित तौर पर प्रभाव बढ़ा है, लेकिन मंथन तो आपकी पार्टी को करना पड़ेगा। अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो भी चौंकाने वाली है और उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा पार्टी को। तो इस पर आपको लगता है कि तेजी से अभी चुनाव के बाद परिस्थितियां बदलेंगी? जो मध्य प्रदेश से खबरें हैं, अल्पमत की सरकार, बीजेपी लगी हुई है, बीजेपी पूरी तरह जुटी हुई है, चुप नहीं बैठी हुई है। बिल्कुल, ये पहले भी कर चुके हैं और इसमें तो हम लोग करते हैं। भाजपा आप जानते हैं कि किस एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम लोग फिर एक बात भूल जाते हैं कि साहब जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है, सब कुछ नोटिस कर रही है, और नहीं तो कर चुके होते, गोवा की तरह कर चुके होते अगर इनको डर नहीं होता तो। धर्मवीर जी, मेरा देखिए, इसको ये जो चुनाव के अभी जिस तरह से जो चुनाव लड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने, पश्चिम बंगाल में बढ़त, ओडिशा में बढ़त, यूपी में महागठबंधन नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन कुछ कई जगह पर बहुत हल्का नुकसान है किसी आंकड़े के मुताबिक, और कई 50 सीटों का भी नुकसान दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या ये जो आपने बात कही साउथ में एआईडी, तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ गठबंधन करना, इधर जिस तरह का जो अन्य पार्टियों के साथ, दूसरी अन्य पार्टियों से जो गठबंधन किया और उनसे बात करी, तो ये जब चीजें हैं जो नई, जो एक अपनी टेरिटरी बनाई इन्होंने कि हमें यहां भी चुनाव लड़ना है और यहां पर अपनी सीटें हासिल करनी है, ये बहुत एक पॉइंट ऐसा है कि जहां पर मोदी और अमित शाह की जोड़ी कामयाब दिखाई देती है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, लंबे समय तक देश पर हुकूमत की है, लेकिन आज कांग्रेस में जो संगठनात्मक जो मजबूती होनी चाहिए थी वो आज है नहीं। मुझे एक घटना याद आती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी सरसंघ चालक बने थे, तो उनकी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस दौर में यूपीए का शासन हुआ करता था और यूपीए 2 ने सत्ता संभाली थी। तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपके जो संगठन है भाजपा, उसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि पहले 2004 में आपने सत्ता गवाई है, 2009 में गवाई है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राख से तैयार हो जाएगी, हम इसको राख से तैयार कर देंगे। फिर लोगों ने पूछा क्या भाजपा को पहले राख बनाएंगे फिर आप तैयार करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जो समर्पित लोग हैं, जो वर्किंग करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, जो संगठनात्मक स्वरूप है, उससे भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर हो जाए उसको वापस तैयार किया जाएगा। जो मैंने पहले बात कही कि विपक्ष होना चाहिए, वही बात सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत ने उस दौर में कही थी। अब हम देखते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक हुकूमत की, लेकिन आज कहीं न कहीं कांग्रेस जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इतनी बेबसी मुझे लगता नहीं है कि 1952 से लेकर 2014 में जो दिखी हमें बेबसी, जो लाचारी, जो विपन्नता इस पार्टी में देखी, वो दुखद करती है। मैं एक राजनीति विज्ञानी हूं, मैं मानता हूं कि जहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जहां पर जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें होती हैं, वहां पर विपक्ष का मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस को उनके ही नेताओं ने भी नुकसान पहुंचाया इस चुनाव में, उनके बयानात से भी नुकसान देखिए। बिल्कुल, आप कहा जिस तरह से जो बयान सामने है चुनाव के दौरान, जब चुनाव चल रहा है, उस तरह के बयानात, नुकसान दिखता है आपको लगता है इस चीजों से? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस को जितनी एकजुटता से, तत्परता से, सक्रियता से, और जितने भी मैं शब्दों का इस्तेमाल करूं, उतनी तैयारी से चुनाव लड़ना चाहिए था, उतनी तैयारी से नहीं लड़ा। कांग्रेस के मित्र ने कहा कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत पुराने वरिष्ठ लोग हैं, बड़ा अनुभव है। तो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि राजनेताओं जो कांग्रेस को वक्त के अनुसार बदलना चाहिए था, वो बदल नहीं पाए। लेकिन अभी जो आंकड़े, जो 23 तारीख को परिणाम सामने आएंगे, वो फाइनल होंगे। कुल मिला के 2019 का लोकसभा चुनाव एक काफी मायनों में एक अलग तरह का चुनाव रहा है। भारत के इतिहास में इस तरह का चुनाव 2019 का जो आम चुनाव हुआ, वो शायद पहले नहीं हुआ। जिस तरह से मोदी ब्रांड, इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी एक ब्रांड है, एक ऐसे ब्रांड जिनको जनता ने 2014 में पसंद किया। अब 2019 में एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं कि वो वापस से, जो भाजपा और उसके सहयोगी दल हैं, वापस से गद्दी नशीन होंगे, वापस से उस गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर 23 तारीख को पता लगेगा, 23 तारीख को असल आंकड़े सामने आएंगे, 23 तारीख को असलियत सामने आएगी कि देश की जनता ने आखिर किसको चुन के संसद भवन तक पहुंचाया है। निश्चित, और साथ ही साथ कांग्रेस के सामने भी एक चुनौती है कि वो निश्चित सीटों में जरूर बढ़ोतरी नजर आ रही है, लेकिन मंथन अवश्य करना होगा कि आखिरकार ये परिणाम
इतनी मेहनत के बावजूद, इतने प्लानिंग, अगर उन्होंने जो प्लानिंग करी उसके हिसाब से क्यों आए हैं, और आने वाले समय में कांग्रेस को लिए निश्चित तौर पर एक मंथन की आवश्यकता है। और 23 तारीख को पता लगेगा कि आखिर किस तरह के परिणाम सामने आते हैं। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।